नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु के लैंग्वेज फार्मूला से संबंधित, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने से संबंधित और तीसरे नंबर पे इंडिया चाइना रिलेशंस। ये बीच में जो बड़ा आर्टिकल है इसमें देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मास्टर ऑफ रोस्टर को लेके। देखो हमारे देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा और उस बेंच में कौन कौन से जजेस होंगे। देखो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सभी जजेस बराबर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जज कौन सा केस कौन से जज के पास जाएगा, कौन सी बेंच के पास जाएगा। मतलब वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, रोस्टर वो डिसाइड करते हैं। बट आरोप ये लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उन्होंने इस सिस्टम का काफ़ी गलत इस्तेमाल किया। मतलब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये भी एक फॉर्मर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा लिखा गया है, एपी साहब। वो बोलते हैं जस्टिस दीपक मिश्रा पर आरोप यह लगता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उन्होंने कुछ केसेस को अपनी पसंद के जजेस को रेफर किया, ऐसे जजेस को रेफर किया जो सरकार पर सॉफ्ट थे। मतलब ये आरोप तो देखो 4 जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी तब भी उन्होंने लगाया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा अपनी पसंद के जजेस को इंपॉर्टेंट केसेस दे देते हैं और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको इंपॉर्टेंट केसेस नहीं दिए जाते हैं। तो ये सारी बात कह के राइटर इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में अपना जो एक्टिविस्ट कोर्ट का अवतार हुआ करता था उसे छोड़ दिया है और एग्जीक्यूटिव के पक्ष में ज़्यादा डिसीजंस दिए हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जस्टिस अरुण मिश्रा एग्जीक्यूटिव को लेके काफ़ी सॉफ्ट थे। मतलब साफ तौर पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं जस्टिस एपी शाह, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने ये आरोप लगाया है जस्टिस अरुण मिश्रा पर, जो 2 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा के पास जब भी कोई मामला जाता था सरकार से संबंधित तो संभावना यही होती थी कि वो सरकार के पक्ष में अपना वर्डिक्ट देंगे, और ज़्यादातर बार होता भी यही था। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये मास्टर ऑफ रोस्टर जो सिस्टम है इसे अब बदलने की आवश्यकता है ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से किसी भी जज को कोई मामला ना दे सकें। ये मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम अभी के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट में कम जजेस हुआ करते थे, उस समय रेलेवेंट था, बट आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। लास्ट में ये बात भी बोली जाती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार कहा था कि आमतौर पर यह लगता है कि जुडिशरी को ज़्यादा खतरा एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर से है। नहीं, जुडिशरी को सबसे ज़्यादा जो खतरा है जुडिशरी से ही है। मतलब जुडिशरी को सबसे ज़्यादा खतरा अंदर से ही है। तो जब तक जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, रैशनैलिटी नहीं आएगी, तब तक जुडिशरी की पूरी तरह से इंडिपेंडेंस इंश्योर करना मुश्किल साबित होगा। देखो जो भी आर्टिकल में नाम लिए गए हैं किसी जज के या फिर सरकार का भी रेफरेंस नहीं आना चाहिए, बस आप फंक्शनल मैनर में बात करो। तो इस आर्टिकल में ये 2-3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तमिलनाडु के लैंग्वेज फार्मूला से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंस जानते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला के बीच और 2 लैंग्वेज फार्मूला के बीच। देखो 3 लैंग्वेज फार्मूला निकल के आया 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। 3 लैंग्वेज फार्मूला को सभी स्टेट्स के द्वारा अपनाया गया एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फार्मूला को नहीं अपनाया गया, तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया। 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या था, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर स्कूल में बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। प्रेफरेंस दी जाएगी साउथ इंडियन लैंग्वेज को। जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनमें से एक लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज के फॉर्म में सिखाई जाएगी बच्चों को स्कूल में।
जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स में कौन सी 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी? हिंदी, इंग्लिश और तीसरी रीजनल लैंग्वेज जैसे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो ये है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जैसा हमने डिस्कस किया, तमिलनाडु को छोड़ के सभी स्टेट्स में ये फॉर्मूला अपनाया गया, जबकि तमिलनाडु में अपनाया गया 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला के अनुसार 2 ही लैंग्वेज सिखाई जाएंगी स्कूल में बच्चों को, एक तमिल और दूसरी इंग्लिश। प्रेफरेंस दी जाएगी तमिल को और उसके बाद प्रेफरेंस दी जाएगी इंग्लिश को। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंस समझा दोनों फॉर्मूलाज के बीच। अब देखो, आज के इस आर्टिकल में शुरुआत में ये बोला जाता है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार के द्वारा रिलीज की गई है, उसमें एक बार फिर से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाने की बात कही गई है। तो तमिलनाडु की तरफ से आवाज़ें उठनी स्टार्ट हो गई हैं कि हमारा जो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो सही था और हमें इजाज़त दीजिए कि हम उसी फॉर्मूला को फॉलो कर सकें। राइटर का कहना है, तमिलनाडु के 2 लैंग्वेज फॉर्मूला से तमिलनाडु को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइटर सबसे पहले देखो ये बोलते हैं कि ज़्यादातर देशों में 1 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो किया जाता है, यानी प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है मदर टंग लैंग्वेज में। लेकिन जैसे ही मिडिल स्कूल में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तो उन्हें मौका दिया जाता है कि भैया आप एक और लैंग्वेज सीखना चाहते हो या फिर उससे भी अधिक लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप सीख लीजिए। फोकस किया जाता है इंग्लिश पर। देखो एक खास बात, ज़्यादातर देशों में स्कूल्स में मदर टंग लैंग्वेज के अलावा दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो इम्पोज नहीं की जाती। वॉलंटरी जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी है। ज़्यादातर देशों में यही फॉर्मूला जो है वो प्रीवलेंट है। तो अक्सर देखा जाता है, चाहे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हों, सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हों या फिर जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, उनको 5 से 6 लैंग्वेजेस आती हैं। ये अक्सर विभिन्न देशों में देखा जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए ज़्यादातर देशों में इंग्लिश पर फोकस ज़्यादा है मदर टंग लैंग्वेज के अलावा, क्योंकि मदर टंग लैंग्वेज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग आउटकम को इंक्रीज़ करने के लिए और कल्चर को भी सहेज के रखने के लिए। और मदर टंग लैंग्वेज के बाद ज़्यादा फोकस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे है। जापान और सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया जाता है कैसे इन 2 देशों ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी की सहायता से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम किया। इस आर्टिकल में फोकस सिंगापुर पे किया गया है। सिंगापुर का मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। सिंगापुर में आज़ादी के बाद जब लैंग्वेज संबंधित पॉलिसी को बनाने की बात आई थी, भाई कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखाई जाए, तब देखो उस समय सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे ली कुआन। और सिंगापुर की सिचुएशन इंडिया जैसी थी, जैसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, कुछ सिंगापुर में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सिंगापुर में चाइनीज़ मूल के, तमिल मूल के, माले मतलब मलेशियन और इंडोनेशियन मूल के, मतलब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स सिंगापुर में रहते हैं और उस समय भी थे। तो ली कुआन जो कि नाम से ही जाहिर है ये चाइनीज़ मूल के थे और सबसे ज़्यादा जो संख्या थी उस समय सिंगापुर में वो भी चाइनीज़ मूल के लोगों की थी। कितनी? 74 पॉइंट समथिंग, मतलब 74% के आसपास। तो ली कुआन अगर चाहते तो चाइनीज़ को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते थे, बट देखो इन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर देखो 74.2%। ली कुआन ने चाइनीज़ को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि उनके पास मौका था। अगर वो ऐसा करते तो सिंगापुर के मेजॉरिटी लोगों की नज़रों में हमेशा के लिए महान बन जाते। क्योंकि देखो आप मेजॉरिटी लोगों की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हो, मतलब उनके दिलों में बस रहे हो। नेशनलिज्म के नाम पर लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। हालांकि देखो ली कुआन को आज भी सिंगापुर के लोग महान मानते हैं, लेकिन अब इज्जत उनकी डेवलपमेंट की वजह से है कि उन्होंने सिंगापुर को डेवलप कंट्रीज़ की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। खैर बात करते हैं कि सिंगापुर ने कौन सा मॉडल अपनाया। ली कुआन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कौन से मॉडल पे फोकस किया। उन्होंने देखो सभी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया। जो ये लैंग्वेजेस थी माले,
तमिल, चाइनीज़, इन सभी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया सिंगापुर में। ये सारी कॉमन लैंग्वेजेस, और इन सबको लिंक करेगी एक लैंग्वेज, वो थी इंग्लिश लैंग्वेज। समझ गए? मतलब सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली क्वान का ये मानना था, सबसे पहले तो सभी लोग अपनी मदर टंग लैंग्वेज को सीखें। अगर देखो सभी एथनिक ग्रुप्स को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज को सीखें और किसी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट तो यही निकलेगा ना, वेरियस एथनिक ग्रुप्स में कोई नाराज़गी नहीं होगी। जैसे देखो आज़ादी के बाद इंडिया में नाराज़गी फैल गई थी, खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। ये इशू आगे जाके काफ़ी बड़ा हो गया, और देखो लैंग्वेज के नाम पे राइट्स भी हुए, बहुत से लोगों की जाने गई। चूँकि सिंगापुर में सभी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था और किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया गया था, तो सिंगापुर में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। हालांकि सिंगापुर में चाइनीज़ 74% लोगों के द्वारा बोली जाती थी, फिर भी चाइनीज़ को इम्पोज नहीं किया गया सभी सिंगापुर के लोगों के ऊपर। लेकिन इंडिया में हिंदी को अभी भी 50% से ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं बोला जाता है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर यह प्रयास किया जाता है कि हिंदी को बाकी स्टेट्स के ऊपर इम्पोज कर दिया जाए। ये गलत है। यूएसए का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि यूएसए जब एज ए नेशन इमर्ज हुआ तो उस समय सिर्फ देखो 20% लोग इंग्लिश बोलते थे। तो ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था। उस समय तमिलनाडु के सीएम थे अन्नादुराई। इन्होंने कहा था कि सिर्फ हिंदी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है तो विभिन्न लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच डिस्पैरिटी आ जाएगी, और हिंदी भाषी जो लोग हैं, मतलब वो लोग जो हिंदी बोलते हैं, उनको एडवांटेज मिलेगा, और बाकी लैंग्वेज ग्रुप्स के अगेंस्ट ये एक प्रकार से अन्याय है, इनजस्टिस है। इसके बाद देखो पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन का। देखो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जरूरी है, मतलब मदर टंग लैंग्वेज जरूरी है, इतना आपको पता है। क्योंकि मदर टंग लैंग्वेज से एक तो बंदा अपने कल्चर को सहेज के रख सकता है, दूसरा लर्निंग आउटकम भी इंप्रूव होती है अगर उसी की स्टूडेंट की भाषा में ही जो घर बोली जाती है उसी में उसको सिखाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश देखो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और विभिन्न देशों में इंग्लिश बोली जाती है। इंडिया एक आईटी पावर बना, इसका एक मेजर रीज़न ये भी था क्योंकि इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब देखो TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं यूके से, यूएस से। वो इसीलिए मिलते हैं ना, एक मेजर रीज़न ये है कि TCS और इन्फोसिस में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश आती है, तो यूके और यूएसए में बैठे जो क्लाइंट हैं उनके साथ आसानी से इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। हालांकि और भी रीजन्स हैं, जैसे कि इंडिया में लेबर सस्ती है, मतलब जितनी सैलरी में TCS और इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको सस्ता पड़ता है। बट लैंग्वेज एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया IT हब बन सका। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आई होगी कि ठीक है, मान लिया मदर टंग लैंग्वेज भी सिखाना जरूरी है, इंग्लिश भी सिखाना जरूरी है, तो हिंदी से क्या शिकायत है, हिंदी भी तो सिखा दो ना। इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, देखो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, वॉलंटरी होनी चाहिए। जो बच्चा सीखना चाहता है हिंदी सीख ले। आज भी तमिलनाडु में रोक नहीं है, मतलब जो स्टूडेंट्स हिंदी सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो रोकती है स्टूडेंट्स को कि आप हिंदी मत सीखिए। बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का हमारे स्कूल्स में काफ़ी वीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इवन तमिलनाडु में भी, ना तो उनकी पूरी तरह से कमांड इंग्लिश के ऊपर है और ना ही तमिल के ऊपर है। अगर आप एक और लैंग्वेज इम्पोज कर दोगे हिंदी की फॉर्म में, तो बल्कि बच्चों के ऊपर बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो कोई भी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख सकेंगे। ये कंसर्न है राइटर का। वॉलंटरी होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आप इम्पोज मत कीजिए। और इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। मतलब कंक्लूजन में भी ये बात बोली जाती है कि जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे ली क्वान, उनको ये पता था, उस समय सिंगापुर थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, तो उनको ये पता था कि सिंगापुर की अभी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं,
तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है तो इंग्लिश पे फोकस करना जरूरी है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यही कंसर्न्स रिकॉग्नाइज करने चाहिए और विभिन्न स्टेट्स को मौका देना चाहिए कि वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाएं या फिर नाम। तमिलनाडु तो यही चाहेगा कि पिछले 50 सालों से जो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला चला आ रहा था वही कंटिन्यू रहे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया दोनों लैंग्वेजेस फॉर्मूला के बीच डिफरेंस के बारे में और तमिलनाडु के लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कुछ दिनों पहले यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया को एक मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रेजेंट किया। इंडिया वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब का काम कर सकता है। अभी वैसे देखो चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, जैसे कि वेरियस एक्सपर्ट्स ने बार बार ये बात बोली है कि चाइना अब वर्ल्ड में पहले की अपेक्षाकृत आइसोलेट हुआ है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में अपना बेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो इंडिया के पास एक मौका है। उसी के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी बातें बोली थी। इवन जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल के इंडिया काम कर रहा है ताकि सप्लाई चेन्स में सिनर्जी इस्टेब्लिश की जा सके और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके। फॉर एग्जांपल अभी अगर देखो जापान कोई चीज़ चाइना से खरीदता है, इंडिया में वो चीज़ मौजूद है, तो जापान चाइना से वो चीज़ खरीदने के बजाय इंडिया से खरीदे ताकि तीनों देश सप्लाई चेन्स को रीलोकेट करें और चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। वैसे देखो एक बात ये भी है, यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने बात इसलिए बोली क्योंकि यूएस और चाइना के बीच रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो निश्चित रूप से यूएसए की कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती हैं जो शायद अभी चाइना को छोड़ना चाहें और इंडिया उनके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर देखो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, इंडिया को तो फ़ायदा ही है ना। एक तो एफडीआई आ रही है, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वैसे भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। तीसरा, सरकार को टैक्स रेवेन्यू भी हासिल होगा। इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लुभाया जा सके। बट देखो इसमें एक रोड़ा है। क्या ऑब्स्टेकल है? सरकार का फोकस अभी आत्मनिर्भर भारत पे काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे ऑर्डर्स सरकार ने पास किए हैं कि आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कीजिए। जैसे शिपिंग मिनिस्ट्री को कहा गया है इंडिजिनस टग बोट्स को आप डिज़ाइन कीजिए, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए टग बोट्स। इवन ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं उनको भी बोला गया है कि आप फॉरेन पार्ट्स को इंपोर्ट करना बंद कीजिए और इंडिया से ही प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। बट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो डिसीजंस है ना, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करते हैं। उनको ये लगता है अगर हमने इंडिया में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी तो इंडिया की गवर्नमेंट हमें भी बोलेगी कि आप प्रोक्योरमेंट कीजिए, इंडिया से ही कीजिए, आप दूसरे देशों से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट मत कीजिए। बट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कंसर्न ये हैं कि भैया हम इंडिया से प्रोक्योर कर तो लें, लेकिन रॉ मटेरियल की ना तो क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी इंडिया से और हो सकता है रेट भी ज़्यादा मिले, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम इफेक्टिव ढंग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकेंगे। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कंसर्न है। देखो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है ना, उस देश को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं जहां पे पॉलिसी स्टेबिलिटी है। मतलब वोलेटाइल पॉलिसी नहीं है कि आज आपने कुछ बोल दिया, कल आपने ठीक उसके उलट बोल दिया। जिन देशों में इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होती है ना, बेशक सरकार चेंज हो गई तो पॉलिसी चेंज हो गई, उन देशों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमारा पैसा तो डूब जाएगा, कल को इस देश की सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी तो पैसा डूब जाएगा। ऐसे देशों को पसंद नहीं किया जाता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा। और अफसोस कि इंडिया में भी काफ़ी बार जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद RCEP की बात बोली जाती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को काफ़ी फायदा होता अगर इंडिया इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करता। अगर देखो आज के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और
वो मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में फैक्ट्री इस्टाब्लिश करके, तो फिर इंडोनेशिया, आशियन कंट्रीज़ में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में माल भेजना होगा तो ज़्यादा टैरिफ लगेंगे ना। जबकि इंडोनेशिया में अगर वो अपनी फैक्ट्री इस्टाब्लिश करते हैं, चूंकि इंडोनेशिया RCEP का मेंबर है, तो फिर आसियान के मेंबर कंट्रीज़ में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में अगर माल भेजना है तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है RCEP का, इससे भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो सर्विस सेक्टर में फिर भी कुछ कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जैसे रिलायंस में भी गूगल ने, फेसबुक ने, इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई है पिछले कुछ समय में। तो आवश्यकता ये है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको विश्वास दिलाया जाए कि भैया आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है स्टेबल रहेगी, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये विश्वास अगर इंडिया दिलवा सकता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को, तो फिर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज तो कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। मिक्स्ड मैसेजिंग इंडिया के द्वारा दी जा रही है। एक तरफ बोला जा रहा है कि इंडिया एक बेहतर डेस्टिनेशन है, बट आत्मनिर्भर भारत अभियान पे फोकस कहीं ना कहीं एक एडवर्स सिग्नल देता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। हालांकि देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड से मुंह मोड़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हमारी जो एंगेजमेंट है वर्ल्ड के साथ वो अब एक नए तरीके से होगी। इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बनना चाहता है, ये मतलब है आत्मनिर्भर भारत का। बट ये जो क्लैरिफिकेशन है अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स में विश्वास नहीं जगा सकी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से और GS पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ये तो आपको पता है, मई से ही इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, दोनों देशों की आर्मीज आमने सामने हैं LAC पर। इसी बीच दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई रशिया में। इस मीटिंग से कुछ खास तो नहीं निकल के आया, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी की गई इस मीटिंग के बाद, उन स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में चाइना को बताने की कोशिश की कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच, उनके विरुद्ध जाके चाइना की आर्मी ने काम किया है और वो ऐसे एरिया पर अभी मौजूद हैं जिस पर पहले इंडिया के द्वारा भी पेट्रोलिंग की जाती थी। मतलब यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की गई है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा। इसके जवाब में चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, मई के बाद से जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके लिए इंडिया दोषी है और चाइना ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस किया है ताकि एस्केलेशन को अवॉइड किया जा सके। उन्होंने मांग की कि इंडिया अपनी ट्रूप्स को LAC से विड्रॉ करे। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो ग्राउंड एक्शन से बिल्कुल अलग है। ये सच्चाई है कि अभी चाइना ने अब कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे अपना कंट्रोल इस्टाब्लिश किया है। वो ऐसा एरिया था खास करके पेंगोंग सो लेक रीजन में फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच का एरिया, जहां पर पहले इंडिया की फोर्सेस के द्वारा भी पेट्रोलिंग की जाती थी, लेकिन वहां पे चाइना ने हाइट्स पर कब्जा कर लिया है और इंडिया की फोर्सेस को पेट्रोलिंग करने से रोका जा रहा है। मतलब डिप्लोमेटिकली चाइना कुछ अलग बोल रहा है और ग्राउंड एक्शंस चाइना की आर्मी के कुछ अलग हैं। हालांकि देखो इंडिया ने और चाइना ने, मतलब दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने ये बात दोहराई कि डायलॉग की सहायता से और कंसल्टेशन की सहायता से इस इशू को सुलझाया जाना चाहिए। इवन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने पिछले हफ्ते बोला था कि डिप्लोमेसी एकमात्र सॉल्यूशन है इस क्राइसिस से बाहर निकलने का। अगर दोनों देश ये समझते हैं कि समर में जो इवेंट्स हुई थी, 15 जून को जो वायलेंट इंसिडेंट सामने आया था, उसकी तरफ इशारा किया गया कि जो समर में घटना हुई थी अगर उसको रिपीट नहीं करना है तो डिप्लोमेसी ही एकमात्र सॉल्यूशन है और ये दोनों देशों के हित में है। बट देखो बात यही है
कि चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बोल तो देते हैं कि बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए, बायलेटरल टाइज खराब नहीं होने चाहिए, बट ग्राउंड लेवल पे जो चाइनीज एक्शंस हैं वो कुछ अलग ही स्टोरी बयां करते हैं। और इसलिए अब इंडियन आर्मी को भी एक बात समझ में आ चुकी है कि लंबे समय तक स्टैंड ऑफ रहेगा LAC पर, और इसके लिए हमारी जो मिलिट्री है उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी की हैं इस सिचुएशन को ध्यान में रख के कि अब लंबे समय तक ट्रूप्स को LAC पर डिप्लॉय करना होगा। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो 10 सितंबर को दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। मतलब अभी डिफेंस मिनिस्टर्स की हुई थी रशिया में, अब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। तो मौका होगा दोनों देशों के मिनिस्टर्स के पास कि वो सिचुएशन को रीअसेस करें और पीस इस्टेब्लिश करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालें बॉर्डर पे जो टेंशन्स हैं इनको लेकर। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।